एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रेस क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 1 का बायोलॉजी यानी कि थर्ड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग 2 चैप्टर्स तक कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हमारा है थर्ड चैप्टर यानी कि पौधे एवं क्या है जंतुओं का संरक्षण, यानी कि हम अपने वातावरण में, अपने वायुमंडल में कैसे पौधे का और जंतुओं का संरक्षण करते हैं, यानी कि उनका देखभाल कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, क्या चैप्टर है हम लोग का आज? कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो आज हम लोगों को ये पढ़ना है कि किस प्रकार से हम पौधों की और जंतुओं की सुरक्षा कर सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं टॉपिक। ठीक है, फर्स्ट है हमारा क्या है, जैव मंडल। क्या है? जैव मंडल। एक मिनट, थोड़ा सा आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। सही है, ठीक है, चलिए। देखिए, क्या है हमारा फर्स्ट टॉपिक, जैव मंडल यानी कि बायोस्फीयर। क्या है? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, ठीक है। जैव मंडल आखिर में है क्या जैव मंडल? पहले ये तो जान ले किसको कहते हैं जैव मंडल, क्या होता है जैव मंडल, है ना? पहले ये पता होना चाहिए कि जैव मंडल क्या है। ठीक है, तो देखिए, जिस तरह से मान लिया जाए, हम लोग आम भाषा में, साधारण भाषा में देखें तो देखिए, भगवान जी को रखने के लिए हर एक घर में मंदिर बनाया जाता है ना? तरह तरह का मंदिर बनाया जाता है। तो वहाँ पे भगवान का क्या होता है, निवास स्थान होता है, उनके रहने के स्थान को मंदिर कहा जाता है ना? अल्लाह को रखने के लिए मस्जिद होता है। जिस तरह से हमारे घर में मंदिर होती है, उस तरह से उनके घर में क्या होता है, मस्जिद होता है। तो इसी तरह से जैव मंडल क्या है, रहने की स्थान है, निवास स्थान। तो किसके रहने के लिए? तो जीवों के रहने के स्थान को क्या कहेंगे, जैव मंडल कहेंगे। तो वनस्पति जात एवं प्राणी जात इसे कहते हैं, यही हम लोग को सीखना है। तो पौधे और जो जंतुओं का संरक्षण होता है वो कहाँ होता है, उनका देखभाल कहाँ पे किया जाता है, जैव मंडल में किया जाता है, यानी कि बायोस्फीयर में किया जाता है। नेक्स्ट है वन्य प्राणी अभ्यारण्य। ठीक है, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो वन और वन्य प्रजातियों के संरक्षण हेतु बनाए गए हैं। देखिए, अभी मैंने बताया कि जीव जंतुओं को रहने के लिए जैव मंडल है। तो जैव मंडल के अंतर्गत क्या क्या आ जाएंगे, अभ्यारण्य हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हो गया। ठीक है ना? यानी कि इन सब जगहों पे वन्य जीवों और वन्य प्राणियों का, वनस्पतियों का देखभाल किया जाता है। ठीक है, चलिए। पृथ्वी के सभी भाग जहाँ जीवन मौजूद है, यानी कि जहाँ पे भी कोई जीव जीवित रहते हैं, उनका जीवन जहाँ पे है वह क्या कहलाएगा, जैव मंडल कहलाएगा, बायोस्फीयर कहलाएगा। ठीक है, बायोस्फीयर कहलाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, इसमें छोटे से छोटे जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, उनसे लेकर विशालकाय जीव, यानी कि एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर एक बड़ा सा विशालकाय सा जीव जो होते हैं वो क्या है, जैव मंडल के अंतर्गत सम्मिलित हैं, यानी कि उसमें मौजूद हैं। और इसके साथ साथ बड़े और तरह तरह के वनस्पति हो गए, जीव जंतु हो गए, मनुष्य हो गए, इस जैव मंडल के अंग है।
जैव मंडल में सब सम्मिलित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जैव मंडल। तो जैव मंडल वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों को संरक्षण के उद्देश्य हेतु आरक्षित क्षेत्र बनाए गए, यानी कि रिजर्व्ड एरिया बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, देखिए क्या है नेक्स्ट, पंचमढ़ी। ठीक है, पंचमढ़ी अभयारण्य जैव मंडल आरक्षित है। एक मिनट, देखिए क्या अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जैव मंडल कहाँ पे है, कौन सा है, वहाँ पे किन किन जीवों की सुरक्षा की जाती है, देखभाल की जाती है। ठीक है ना, तो क्या है फर्स्ट पॉइंट हमारा, पंचमढ़ी अभयारण्य जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व्ड एरिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आरक्षित क्षेत्र है। तो ये क्या है, राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क। क्या है, नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट है बोरी और पंचमढ़ी जो है वन्य जंतु अभयारण्य है, वहाँ पे वन्य जंतुओं का देखभाल किया जाता है, उनको संरक्षित रखा जाता है। और नेक्स्ट है पृथ्वी की ठोस सतह को हम स्थल मंडल कहते हैं। जिस तरह से मछली जल में जीवित रहती है तो वो क्या होती है, जल मंडल होती है, और जो पृथ्वी की ठोस सतह होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं, है ना। हम लोग अभी जहाँ पे वो क्या है, स्थल मंडल है। ठीक है, ऐसा तो नहीं जी कि कोई जल मंडल में भी रह के पढ़ाई कर रहे हो सकते हैं कुछ लोग। जलीय भाग को जल मंडल कहा जाता है, और धरातल का ऊपरी भाग जो होता है जहाँ गैसें विद्यमान होते हैं उनको क्या कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है। अभी मैंने बताया कि जहाँ पे जल में मछली होते हैं, जलीय जीव, कुछ भी जरूरी नहीं कि सिर्फ मछली ही जल में रहते हैं, तो जो जलीय जीव होते हैं वो जलमंडल कहलाते हैं, और जो वायु में गैस होता है, गैस पाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जब ये तीनों मंडल एक दूसरे के कनेक्शन में आते हैं तो क्या होते हैं, जैव मंडल का निर्माण होता है। यानी कि जैव मंडल जो है, जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, इन तीनों के सम्मिलित रूप से संयोजन, एक दूसरे के कनेक्शन ही बना होता है, तब क्या होता है, जैव मंडल का निर्माण होता है, यानी कि वायु निर्माण होता है। ठीक है, चलिए वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण। अभी जीव जंतु के बारे में पढ़े थे, अभी ये पढ़ेंगे कि जो वन में पाए जाने वाले प्राणी होते हैं, जो वन्य जीव होते हैं, उनका संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, चलिए वन्य और वन्य जीवन जो होते हैं, यह प्रकृति ही हमारे अस्तित्व का नींव है। ठीक है, यानी कि देखा जाए तो ऐसा होता है कि अगर एक से अन्य जीव अदर जो होते हैं वो ना रहे तो एक जीवों का दूसरे जीवों पर आश्रित मुश्किल हो जाएगा, अस्तित्व फिर बिगड़ जाएगा, है ना। इसीलिए ऐसा लिखा गया है। इनका नष्ट एवं विलुप्त होना हमारे लिए खतरे का संकेत है। अगर वन और वन्य जीव में पेड़ पौधे ना हो, हमारे लिए ये संकट का घर हो जाएगा, है ना। संरक्षण के प्रयासों द्वारा जो है पेड़ पौधे और पक्षियों की प्रजातियां सुरक्षित रहती है एवं फलती फूलती है, जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभदायक है। जंगली जानवरों की प्रजातियां भी सुरक्षित रहे तो यह भी क्या है, अति उपयोगी है। चलिए आप लोग मुझे कोई वन्य जीव का नाम बताइए, जो वनों में पाए जाते हैं उनका नाम बताइए हमें, है कि नहीं को मालूम है तो बताइए। ठीक है तो बताइए, सोचिए कि क्या हो सकते हैं, है ना, सोचना है। सोचिए और बताइए।
अरे भाई, जो वन में रहने वाले जीव है वही तो वन्य जीव होंगे, है ना। चलिए कोई नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। ये क्या है, देख के तो आप आपको पता चल रहा होगा ना, ये हमारा राष्ट्रीय पशु है, यानी कि बाघ। ठीक है, चलिए, कंगारू है, बाघ है, तो क्या है, वन्य जीव है ना। नेक्स्ट है वनस्पति जात। ठीक है, नेक्स्ट है वनस्पति जात, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़। ठीक है, पौधों को पौधे को क्या कहते हैं, वनस्पति जात कहते हैं। वनस्पति के अंतर्गत आते ही वही है, पौधे ही आते हैं। वनस्पति के अंतर्गत जीव जंतु नहीं हो, उनके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे ही शामिल हैं। इसीलिए पौधे को ही क्या कहा जाता है, वनस्पति जात कहा जाता है। किसी भी क्षेत्र विशेष या काल विशेष में पाए जाने वाले सभी पेड़ पौधों यानी कि वनस्पतियों को सम्मिलित रूप से वनस्पति जात कहा जाता है। यानी कि विशेष रूप से पेड़ पौधे पाए जाते हैं वनस्पति जात में, तो उन्हीं को क्या कहा जाएगा, मतलब बहुत सारे सम्मिलित रूप है भिन्न भिन्न प्रकार के, उन्हीं को हम लोग वनस्पति जात कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार किसी क्षेत्र विशेष या काल विशेष में पाए जाने वाले सभी पशु पक्षियों एवं जंतुओं को सम्मिलित रूप से प्राणी जात कहा जाता है। यानी कि जिस तरह से पेड़ पौधे के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है, बताइए, जिस तरह से पेड़ पौधे के सम्मिलित रूप को वनस्पति जात कहा जाता है ना, अभी बताए ना, उसी तरह से प्राणी के जीवों के सम्मिलित रूप को है प्राणी जात कहते हैं। ठीक है, ये हो गया, एक होता है फ्लोरा, एक होता है फौना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्राणी जात, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु को क्या कहते हैं, प्राणी जात कहते हैं। सिंपल है, जिसमें प्राणी के समूह होंगे उनको प्राणी जात कहेंगे, जिनमें वनस्पति के समूह होंगे उनको वनस्पति जात कहेंगे। क्या, चलिए नेक्स्ट है किसी क्षेत्र विशेष या काल विशेष में पाए जाने वाले पशु पक्षियों या जंतुओं के सम्मिलित रूप से जो प्राणी समूह या प्राणी समूह जो बने होते हैं उन्हीं को प्राणी जात कहते हैं। ठीक है, इसी तरह किसी क्षेत्र विशेष या काल विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधे को सम्मिलित रूप से वनस्पति जात कहते हैं। यह भी बताया आप लोगों को, जैसे हो गया चिंकारा, नीलगाय, हिरन, तेंदुआ, भेड़िया, ये सब क्या है, आरक्षित प्राणी जात का क्षेत्र है, यानी कि इनको रिजर्व करके रखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, देखिए ये सब क्या है, प्राणी जात आरक्षित क्षेत्र में इन सब जीवों को आरक्षित करके रखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क। नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और जैव विविधता के संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, नेशनल पार्क बनाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान आप लोग गए होंगे या फिर गए नहीं होंगे मान लेते हैं, बट फोन में तो ऑफ कोर्स देखे होंगे ना कि वहाँ पे किन तरह के जीवों को और किन तरह के वनस्पतियों को सुरक्षित करके रखा जाता है। आज हमारे वातावरण में डॉल्फिन नहीं है, है ना, नहीं है, उनका अस्तित्व खत्म हो चुका है। जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, इनके संरक्षण के लिए क्या बनाए जाते हैं, राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं। ठीक है,
राष्ट्रीय उद्यान को वन्य जीवों या विलुप्त होने वाले जानवरों के संरक्षण एवं पर्यावरण बचाव के लिए बनाया जाता है। यानी कि जो जीव जानवर विलुप्त होते जा रहे हैं, उनको खतरे महसूस हो रहे हैं बाहर में, तो उनको क्या किया जाता है, राष्ट्रीय उद्यान में यानी कि नेशनल पार्क में उनको सुरक्षित रखा जाता है, सेफ से रखा जाता है, ताकि उनको अपने वातावरण में स्वतंत्रता महसूस हो सके, वो आज़ादी से रह सके बिना भय का, बिना डर का। ठीक है। नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ज़्यादा नियम होते हैं और ये पूरा भारत सरकार द्वारा निर्मित होता है और इसमें पर्यटन की इजाज़त नहीं होती है और इन क्षेत्रों का निर्माण, स्थापना और सीमाएं जो है भारत सरकार द्वारा तय की जाती है। और भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है, देखिए यहाँ से एग्जाम के व्यू से क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए ध्यान रखिएगा कि भारत में जो है पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में हैली के नाम से स्थापित किया गया था। मैं ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछती हूँ, कि आप लोग इसको माइंड में सेट कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, कि भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो 1936 में हैली नामक राष्ट्रीय उद्यान का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। ठीक है, स्थापना किया गया था, जिसे अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। ये जो है कहाँ है, उत्तराखंड में मौजूद है। कभी जाएंगे तो देखेंगे, वहाँ घूमने के लिए दिया जाता है ना, ताकि बाघ और शेर का दर्शन हो सके। उसके साथ ऐश कीजिएगा, घूमिएगा, मज़ा आएगा, है ना। किनको किनको घूमना है, ऐसा नहीं है, वहाँ पे सेफ से घुमाया जाता है। वहाँ पे गाड़ी दी जाती है, उसमें जाल लगा होता है चारों तरफ से, ताकि बाहर के जो जीव है वो अंदर वाले जीव पे कोई खतरा ना पहुँचा सके, उनके लिए उनको सुरक्षित रूप से घुमाया जाता है। ठीक है, तो जो हैली नाम का राष्ट्रीय उद्यान है, उनको अब किसके नाम से जाना जाता है, जिम कॉर्बेट के नाम से जाना जाता है। और ये पार्क जो है उत्तराखंड में है। अभी बताएं कहाँ है, उत्तराखंड में है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर कुल जो है 104 राष्ट्रीय उद्यान है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का संरक्षित वन है, यानी कि फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है। कौन सा, सतपुड़ा। ठीक है, चलिए एक और ध्यान रखिएगा, जो राज्य और केंद्र शासित सभी को मिला के जो राष्ट्रीय उद्यान की संख्या है वो कितना है, 104, 104। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, एक मिनट, मध्य प्रदेश में कौन कौन, देखिए ये सब आपका हो गया, राष्ट्रीय उद्यान तो पढ़ लिए, वन्य जीव भी पढ़ लिए, वनस्पति जात भी पढ़ लिए, प्राणी जगत भी पढ़ लिए, सब पढ़ लिए। बट देखिए याद करने के लायक और एग्जाम में क्वेश्चंस बनने के काबिल में कौन कौन सा हो सकता है, भारत में जैसे आ गया था कि भारत में फर्स्ट राष्ट्रीय उद्यान है तथा हैली, जिसको हम लोग अभी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हो गया मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय पार्क है और पेंच राष्ट्रीय पार्क है। तो ये दोनों चीज आप लोग अपने माइंड में सेट रखिएगा कि मध्य प्रदेश में जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पार्क है और पेंच राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, चलिए और भी देखिए, और भी है, पन्ना राष्ट्रीय पार्क, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, वन विहार पार्क, रुद्र सागर झील राष्ट्रीय पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, मानव राष्ट्रीय पार्क, कुन्नो नेशनल पार्क, मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय पार्क। एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ये सब के सब जो हैं कहाँ पे हैं, मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए। मैं आप लोगों से जरूर पूछूंगी कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पाया जाता है, और वो मैं आप लोगों से आज नहीं पूछूंगी। ठीक है, वो मैं आप लोगों से कब पूछूंगी,
बताइए, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी ताकि आप लोग मुझे अच्छे से बता सके। याद ना रहने के बाद भी तो मजा आएगा। अच्छा, कोई मुझे ये बताएंगे मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश बताइए। क्या? वेरी गुड, भोपाल है। इनकी जो कैपिटल है वो कहाँ है? भोपाल है। ठीक है, चलिए देख लिया आप लोग। चलिए ठीक है, वेरी गुड। देखिए कितना सुंदर सुहावना है ना? कितना अच्छा लग रहा है देखने में। देखिए ये कौन सा एलिफेंट, सॉरी कौन सा एलिफेंट बोल रही हूँ, कौन सा एनिमल है ये? एलिफेंट्स है, हाथी है। देखिए लिखा हुआ है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है संकटापन जंतु। क्या है? संकटापन। संकटापन जंतु का मतलब होता है कि जो जंतु साधारण जैवमंडल में संकट को फील कर रहे हैं, यानी कि वहाँ पे वो अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, वही क्या हो जाएंगे? संकटापन जंतु हो जाएंगे। वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और विलुप्त हो सकते हैं, यानी कि देखा जा रहा है कि उनकी विलुप्त होती जा रही है। क्यों? क्योंकि उनको एक अच्छा सा के लिए स्थान नहीं मिल रहा है, वो अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहे हैं, तो वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? विलुप्त होते जा रहे हैं। इसीलिए उनको क्या कहते हैं? संकटापन जंतु कहते हैं। उदाहरण हो गया बाघ हो गया, बारहसिंघा हो गया, हिरन हो गया, ये सब क्या है? संकटापन जंतु है। ठीक है, चलिए यही है बारह ना, बारहसिंघा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पारितंत्र। क्या है? पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम। चलिए ये देखते हैं, किसी क्षेत्र के सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे संयुक्त रूप से किसी पारितंत्र का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ठीक है, प्रकृति में जीवों के विभिन्न समुदाय एक साथ रहते हैं और परस्पर एक दूसरे के साथ साथ अपने भौतिक पर्यावरण के साथ एक पारिस्थितिक इकाई के रूप में अन्योन्य क्रिया करते हैं, तो हम इसे ही क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, चलिए पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र शब्द की रचना जो है 1935 में एजी टेंसले के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? एजी टेंसले के द्वारा की गई थी। एक मिनट, सॉरी, एजी टेंसले के द्वारा की गई थी। किसका निर्माण किया गया था? पारितंत्र शब्द का रचना किया गया था। एक पारितंत्र जो है प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है और जिसमें इसके जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच होने वाली जटिल अन्योन्य क्रियाएं सम्मिलित है। जैसे उदाहरण के लिए तालाब पारितंत्र का क्या है? एक बेस्ट एग्जाम्पल है, अच्छा उदाहरण है। ठीक है, चलिए इसमें यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, यही है हमारा पारितंत्र, इकोसिस्टम। देख लिए। नेक्स्ट प्रवास। अब प्रवास क्या है? क्या है प्रवास? क्या है प्रवास? क्या है? ठीक है, चलिए प्रवास का अर्थ क्या है? प्रवास का अर्थ जो है, एक मिनट, अब सही है ना? प्रवास, प्रवास का आशय एक स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर बसने से है। यानी कि देख लीजिए, अगर हम अभी यहाँ पे मान लिया जाए, अभी हम यहाँ पे हैं, ठीक है, और हम चले जाए रेगिस्तान में, तो वहाँ पे हम क्या सुरक्षित महसूस कर पाएंगे? अपने आप को घुटन महसूस होगा।
क्योंकि हम उस स्थल में रहने के लायक नहीं हैं, हम वहाँ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमारा रहने का स्थान जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर है, वहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, तो हम उस कंडीशन में बेचैनी फील करेंगे। इसीलिए आवास स्थान को आवास कहते हैं। प्रवास, जहाँ पे आप सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हो, तो उस स्थान को छोड़कर आप दूसरे स्थान पे जा रहे हो, तो जिस स्थान पे आप जा रहे हो, ठीक है, वो आपका आवास स्थान हो जाएगा, और जहाँ से जा रहे हो आप, वो आपका क्या हो जाएगा? प्रवास स्थान हो जाएगा। ठीक है। मानव जीवन के प्रारंभ से ही प्रवास करता रहा है। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खाद्यान्न संकलन, शिकार करने और पानी की तलाश में आदि मानव जो है घुमंतु जीवन जीता था। हमारे यहाँ जब प्राचीन काल में कुछ खाने और पीने की उपलब्ध नहीं थी, मानव क्या करता था? घुमंतु जीवन जीता था, यानी कि शिकार की तलाश में, पानी की तलाश में इधर से उधर भटकता रहता था, और हर एक चीज़, दूसरे चीज़ों की ज़रूरत को पूरी करने के लिए वो भटकता रहता और दूसरे चीज़ों की खोज करता था। ठीक है। भोजन, आराम और सुरक्षा की दृष्टि से मानव का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास निरंतर चलता रहा है, लेकिन यह प्रवास साधनों के अभाव में सीमित था, यानी कि उस टाइम में साधन नहीं था, यानी कि मतलब कितना दूर चल पाएगा, खाने के लिए कुछ मिलता नहीं था, कुछ दूर तक चला फिर वो थक जाता था, प्यास ये पानी उपलब्ध नहीं था, तो फिर नहीं जा पाता था, तो मतलब वो सीमित मात्रा में ही प्रवास कर पाता था। ठीक है। कुछ दूर तक जाता था फिर ठहर जाता था, तो वो सीमित में ही क्या करता था? प्रवास करता था। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप यातायात के साधनों की वृद्धि में मानव की गतिशीलता को आसान कर दिया गया। जब से हमारे यहाँ यातायात का साधन हुआ है, तब से क्या हुआ है? मानव के लिए औद्योगिकरण का गतिशीलता में वृद्धि देखा गया है। ठीक है। प्रोग्रेस आया है, क्योंकि आसानी से फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना संभव हो गया था, इसीलिए। ठीक है। चलिए, प्रवास जो है जनसंख्या परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण आधारों में से एक है। जब आदमी एक जगह से प्रवास करेगा तो ऑफ कोर्स की जनसंख्या में परिवर्तन होगा, है ना। चलिए, प्रवास के परिणाम स्वरूप सामाजिक परिवर्तन घटित होता है। किसी भी समाज की जनसंख्या इन आधारों पर परिवर्तित होती है: जन्म, मृत्यु, प्रवास। जन्म होने में भी परिवर्तन आ जाता है ना जी, बढ़ जाता है। मृत्यु होने में भी परिवर्तन आता है, घट जाता है। प्रवास होने पे भी परिवर्तन आता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाएंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ की जनसंख्या की दर में वृद्धि आ जाएगी, और जिस स्थान से चले जाएंगे उस स्थान में जनसंख्या में कमी देखी जाएगी, है ना। ये सब क्या है? जैविक कारक है। लेकिन प्रवास ऐसा कारक है तो सामाजिक और सांस्कृतिक आर्थिक आधारों पर क्या होता है? प्रभावित होता है। ये हमारे सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया, इन सब आधारों पे प्रभावित होता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रवास की परिभाषा। डेविड हीर के अनुसार कोई इंसान ही होंगे, जानवर थोड़ी ना कोई कुछ कर सकता है ना। कोई डेविड हीर नामक कोई व्यक्ति थे, वो क्या थे? वैज्ञानिक थे। वो अपने स्वाभाविक निवास से अलग होना प्रवास है। उनके अनुसार क्या कहना था? अपने स्वाभाविक निवास से अलग होना क्या है? प्रवास है। ठीक है। इनके अनुसार ये स्टेटमेंट था। देखिए, इस स्थान पे ये रह रहे थे, ये इस स्थान से यहाँ देखिए टूटी फूटी एक कार लगी हुई है ना, बस लगी हुई है, हाँ जो भी मान लीजिए, इससे ये क्या करेंगे? ट्रैवल करके दूसरे रास्ते चले जाएंगे, तो ये इनका क्या हो जाएगा? प्रवास हो जाएगा। ठीक है। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट है वनोन्मूलन का अर्थ। पहले जान लेते हैं वनोन्मूलन होता क्या है।
देखिए, मान लीजिए कि अभी आप एक बड़े पैमाने पर, बड़े क्षेत्र में ढेर सारी वन लगाए, वन क्या, वन तो पेड़ के समूह को ही बोलेंगे ना, वृक्षों के समूह को। तो देखिए, ढेर सारे वृक्ष लगाए हुए हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पे वन के रूप में उन्हें देख रहे हैं। अगर आप वहाँ पे ढेर सारे वृक्ष लगाए हुए हैं, तो किसी क्षेत्र के बड़े पैमाने पर वनों की कटाई कर कर उस भूमि का किसी अन्य कार्य कहलाता है, वनोन्मूलन कहलाता है। ये था हमारा सिंपल डिफिनेशन, जिससे कि हम वनों की कटाई करके वहाँ पे औद्योगिक कर सकते हैं, कृषि कर सकते हैं, घर का महल का निर्माण कर सकते हैं। ये सभी क्या है, वनोन्मूलन है, ठीक है। तो पहले ये जानते हैं वनोन्मूलन का अर्थ क्या होता है। तो वनों के क्षेत्रों में पेड़ों को जलाना या काटना, ऐसा करने के लिए कई कारण हैं, यानी कि वनोन्मूलन करने के लिए कई कारण हैं, ठीक है। पेड़ों और उनसे व्युत्पन्न चारकोल को एक वस्तु के रूप में बेचा जा सकता है। मतलब पेड़ को फर्नीचर के रूप में बना लिए, फिर उसको, है ना, तो बेचना क्या हो जाएगा, वनोन्मूलन हो जाएगा। और मनुष्य के द्वारा उपयोग में लिया जा सकता है। अभी हम लकड़ी बनाएंगे, बेंच बनाएंगे, बेड बनाएंगे, तो वो सब क्या है, हमारे लिए उपयोगी ही तो है ना, उपयोगी ही है ना। आप लोग बताइए कि हम लोग वन की कटाई करके उसका इस्तेमाल किन किन चीजों में कर सकते हैं, बताइए। बताइए, वन की कटाई करेंगे जी तो उसकी लकड़ी को क्या बोल सकते हैं, जरावन, जिसको हम लोग लकड़ी से, उसको लकड़ी का इस्तेमाल भोजन पकाने में किया, आग का निर्माण करने के लिए किया जाता है ना। चलिए, जबकि साफ की गई भूमि को चारागाह या मानव आवास के रूप में काम में लिया जा सकता है, ठीक है। देखिए, जब हम लोग वनोन्मूलन, यानी कि जब हम लोग वनों की, वह स्थान क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। वहाँ पे हम लोग चारे के लिए कुछ डाल दिए तो उपज हो जाएगी, और चारागाह के रूप में उस भूमि का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब स्थान खाली हो जाएगा, जब स्थान साफ हो जाएगा, तो वहाँ पे मानव क्या कर सकता है, आवास कर सकता है ना। चलिए, पेड़ों को इस प्रकार से काटने और उन्हें पुनः न लगाने के परिणाम स्वरूप आवास को क्षति पहुंची, ठीक है, सॉरी, क्या क्षति है, जैव विविधता को नुकसान पहुंचा है वनोन्मूलन के कारण। पता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होगा ना कि हमारा वातावरण में वनोन्मूलन की कटाई हो जाए, वनोन्मूलन हो जाए, तो उसका फर्स्ट परिणाम ये निकलेगा, हमारे वातावरण में टेम्परेचर हाई हो जाएगा, हमारा वातावरण प्रदूषित हो जाएगा। तो हमारे लिए वो क्या है, खतरा ही तो है। देखिए, और वातावरण में शुष्कता बढ़ गई है। साथ ही अक्सर जिन क्षेत्रों से पेड़ों को हटा दिया जाता है, वे बंजर भूमि में बदल जाते हैं। जहाँ पे पेड़ पौधे होंगे ही नहीं, वो तो ऑफकोर्स बंजर भूमि ही कहलाएंगे, क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधे ही नहीं है ना। आंतरिक मूल्यों के लिए जागरूकता का अभाव और उनकी उपेक्षा, उत्तरदायी मूल्यों की कमी, ढीला वन प्रबंधन और पर्यावरण के कानून इतने बड़े पैमाने पर वनोन्मूलन की अनुमति देते हैं कि कई देशों में वनोन्मूलन निरंतर की जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप विलोपन, जलवायु में परिवर्तन और मरुस्थलीकरण और स्वदेशी लोगों के विस्थापन जैसी प्रक्रियाएं देखने में आती है। किसी के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों एवं कारखानों का निर्माण करना, फर्नीचर बनाने तथा ईंधन के रूप में उपयोग करना, यानी कि वनोन्मूलन की कटाई करके हम इन सब चीज़ों का क्या करते हैं, निर्माण कर लेते हैं। तो ये हमारे लिए तो ठीक है, फायदेमंद है, बट वहाँ पे भूमि बंजर होगी, टेम्परेचर हाई होगा, तो ये सब से भी तो हमें नुकसान पहुँचेगी। इसलिए कहा जाता है सिर्फ अपनी फ़ायदा नहीं देखनी चाहिए,
है ना। चलिए देखिए, बड़े पैमानों पर, यानी कि यहाँ पे क्या था, बड़ा बड़ा विशाल विशाल सब पेड़ था, सबको क्या कर दिया गया है, कट कर दिया गया है। तो यही सब क्या है, वनोन्मूलन हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए, वनोन्मूलन को रोकने के उपाय और समाधान। ठीक है, वनोन्मूलन को रोकने के लिए, एक मिनट, क्या है उपाय और समाधान, कि किस प्रकार से हम लोग जो है वनोन्मूलन की कटाई को रोक सकते हैं और उनका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो देखिए, पृथ्वी पर पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वनों की कटाई को रोककर वनों का संरक्षण किया जाना अति आवश्यक हो गया है। समझ में आ रही बात। मानव जो है सहित समस्त जीव जगत का अस्तित्व ही वनों के कारण ही है। यानी कि मानव का जो अस्तित्व है, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें क्या ही मिलेंगे, हम सांस ही उनके थ्रू ले रहे हैं, है ना। और हम सांस ही उनके थ्रू ले रहे हैं, और अगर पेड़ पौधे ही ना, हमारा लेना रुक जाएगा, और फिर सांस लेना जब किसी इंसान की जब सांस रुक जाती है, सांसें रुक जाती है, तो सबको पता है कि क्या होगा, फिर हल्लास, है ना। इसीलिए वनोन्मूलन की कटाई हमें रोक लगाना चाहिए और इनका समाधान करना चाहिए। यदि इन बदलते पारिस्थितिकी या असंतुलन पर ध्यान नहीं दिया गया तो कई विकट परिस्थितियां पैदा हो जाएगी, और वन विनाश को रोकने के लिए किए जाने वाले प्रयास या उपाय क्या है, इस प्रकार ये देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, फर्स्ट हो गया नियंत्रित कृषि पर रोक। यानी जब हम वनों की कटाई करके वहाँ पे कृषि कर रहे हैं तो इस प्रकार की कृषि से हमें रोक लगानी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम वहाँ पे की कटाई कर दिए फिर वहाँ पे कृषि किए। जहाँ पे खाली स्थान है वहाँ पे कृषि कीजिए। अनियंत्रित पशुचारण पर रोक। रोल करना चाहिए हमें पशुओं को चारा के लिए वनों की कटाई नहीं करना चाहिए, है ना। उसके लिए अलग से आप खाली स्थान पे चारे डाल के चारे उपजाइए, फिर उसको खिलाइए, ये बेटर होगा। आवासों का निर्माण बंजर भूमि पर। जो स्थान बंजर है, वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं उग सकते हैं, आप वहाँ घर बनाइए। आप क्यों किसी की लाइफ में दखल अंदाज करने जा रहे हैं, है ना। पे वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जहाँ पे उनकी उपज हो रही है उनकी कटाई करके आप घरों का निर्माण कर रहे हैं। क्या ये अच्छी बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं, भी नहीं करना। जहाँ बंजर भूमि है वहाँ आप घर बनाइए, वहाँ आवास कीजिए। वनों की वैज्ञानिक रूप से लाइसेंसधारी व्यक्तियों द्वारा ही कटाई करवाई जाए, यानी कि जब उस भूमि की जरूरत पड़े, ठीक है, जब ज्यादा जरूरत समझ में आए तो क्या करना चाहिए, तभी वनों की कटाई करनी चाहिए, है ना। जो जिनके पास लाइसेंस होगा वो कर सकते हैं, यानी कि उनका जब हर चीज के लिए एक नियम और एक कानून होता है ना। चलिए, प्रत्येक व्यक्ति प्रति वर्ष एक पेड़ लगाए और वन संरक्षण को एक जन क्रांति बनाया जाए। मतलब हम सभी, प्रत्येक व्यक्ति को अपना योगदान देना चाहिए। एक पेड़ हमारे नाम होता है ना, ऐसा कोई योजना चलाया जाता है, तो हर एक व्यक्ति को पेड़ लगाना चाहिए ताकि क्या हो सके, वन संरक्षण को एक जन क्रांति बनाया जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सुंदर लग रहा है, छोटा सा पेड़ लगाएंगे, पौधे वो बड़ा होगा, विशाल होगा, पेड़ लगाएंगे हमें फल मिलेगा, फूल मिलेगा। और जरूरी नहीं कि जिससे हमें फल फूल मिले वही पेड़ लगाना चाहिए, सिर्फ अपने बारे में नहीं चाहिए हर टाइम। ठीक है, वनोन्मूलन के परिणाम। वनोन्मूलन, अगर वन की कटाई की जाती है तो हमें परिणाम मिलता है, ये देखेंगे हम। ठीक है, चलिए, वनोन्मूलन होने की वजह से उन जंगलों में रहने वाले जानवर बेघर हो जाते हैं। यानी कि जो जंगल में जानवर रहते हैं, अगर वनोन्मूलन की कटाई कर दी जाए तो वो जानवर क्या हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे, बिना घर के हो जाएंगे। तो किन्हीं का घर बर्बाद करना अच्छी बात है क्या? बिल्कुल नहीं। किन्हीं के घर में दखल अंदाज नहीं करना चाहिए।
किसी के घर को बेघर नहीं बनाना चाहिए। बहुत सारी प्रजातियां खत्म हो जाती है। पृथ्वी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से सूखा जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पृथ्वी का पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। पृथ्वी की मिट्टी से नमी खत्म हो जाती है और उर्वर भूमि मरुस्थल में तब्दील हो जाती है। इसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। वर्षा, बाढ़ एवं सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं की क्या होती है, सब बढ़ जाती है। इसका परिणाम क्या है, वनोन्मूलन की कटाई। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा पूर्ण वन रोपण, यानी कि वनों की कटाई करके एक स्थान से हटा के उन्हें दूसरे पर पुनः लगा देना पूर्ण वन रोपण हो जाएगा। इसका मतलब है दोबारा से जंगल में कटे हुए वृक्षों की जगह नए वृक्षों को लगाना, या उस पौधे को हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाके लगा देना, या वहां पे नए वृक्षों को लगा देना। ये सब क्या है, पूर्ण वन रोपण है। जब हम सेलेक्टिंग कटाई के द्वारा या आग लग जाने के कारण जले हुए वृक्षों की जगह कोई नया पेड़ लगाते हैं तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण वन रोपण कहते हैं, जिससे प्रकृति में क्या रहता है, संतुलन बना रहता है। मान लीजिए कि अगर आप यहाँ से वृक्ष की कटाई कर दी, ठीक है, कर दिए, बट अगर आप वहां पे वो नए पेड़ की बोई कर दिए, वहां पे नए पेड़ लगा दिए, नए पेड़ का वहां पे निर्माण हो जाएगा, नहीं होगा। जहाँ था फिर से वापस वहां पे पेड़ आ जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, फिर कोई बात नहीं अगर वहां पे पेड़ उग जाए। चलिए अब ये हमारा क्या था, आज के क्लास का लास्ट पॉइंट था। क्या था, लास्ट पॉइंट था, ठीक है। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत बताइए, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत। किस प्रकार से हम जैव मंडल में जीवों की सुरक्षा करते हैं, वनस्पति जगत में वनस्पति की सुरक्षा करते हैं, और प्राणी जगत में प्राणियों की सुरक्षा करते हैं। और क्या था, राष्ट्रीय उद्यान में किस प्रकार से सुरक्षा किया जाता है, आरक्षित वनों में किस प्रकार से सुरक्षा किया जाता है, वनों की कटाई करने से हमें क्या परिणाम मिलता है। फायदा तो मिलता है बट नुकसान भी बहुत होता है। इसीलिए अगर वनों की कटाई करते हैं तो वहाँ पे फिर से पुनः दूसरे पेड़ का निर्माण करें, वहाँ पे दूसरे पेड़ को लगा दे, जिससे कि हमें कोई नुकसान ना। ठीक है, आज का क्लास हमारा यहीं तक था। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। के लिए आप लोग बने रहें। थैंक यू।